इससे पहले कि हम ये वीडियो आज की स्टार्ट करें, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे तो क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, हम कोई दो स्टूडेंट्स को उठाते हैं। पहला स्टूडेंट ए और दूसरा स्टूडेंट बी। ठीक है, अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों को। तो रेगुलर स्कूल क्या ए जाता था? तो आंसर है हाँ, जाता था। फिर क्या बी जाता था? तो बी भी जाता था। क्या ए ने ट्यूशन्स या कोचिंग्स ले रखे थे, या क्या बी ने ले रखे थे? तो हाँ, ए ने भी ले रखे थे और बी ने भी ले रखे थे। एनसीईआरटी बुक्स क्या ए ने पढ़े थे? तो हाँ, ए ने भी पढ़े थे। क्या बी ने पढ़े थे? तो हाँ, बी ने भी पढ़े थे। या सारे टेस्ट हो या प्री बोर्ड्स हो, क्या ए ने दिए थे सारे टेस्ट? तो हाँ, ए ने भी दिए थे। बी ने दिए थे? तो हाँ, बी ने भी दिए थे। क्या बोर्ड एग्जाम की स्ट्रेस और टेंशन क्या ए को हुई थी? तो हाँ, ए को भी हुई थी और बी को भी हुई थी। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब रिजल्ट आता है तो ए के आते हैं 70 मार्क्स और बी के आते हैं 95 मार्क्स। अ वास्ट डिफरेंस दोनों के बीच में। हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो आज इसी टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं, सारे गाइडेंस, सारे स्ट्रैटेजी के बारे में कि क्यों एक बच्चे को 70% आते हैं और किसी को 95 आ जाते हैं। आखिर इस बच्चे से ज़्यादा इसने ऐसा क्या कर लिया कि इसे 95% आ गए? तो इस टॉपिक को चलिए आज हम देखते हैं। हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल रितुज नोट्स। तो आप नए बच्चे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पुराने हैं तो प्लीज़ एंड हेलो, वेलकम बैक। तो आज आज हम जो इस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो है नए बच्चों के लिए, जो बिगनर्स के लिए, जो अभी अभी स्टैंडर्ड 10th में गए हैं या अभी अभी स्टैंडर्ड 12th में गए हैं। तो उन सबको तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हमें भी लगता था यार, मतलब नई क्लास में जाओ, है ना, एक नई 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 टीचर्स आते हैं, नई बुक्स होती है, नया वाइब आता है, एक बहुत अच्छी वाइब आती है नई नई क्लास में जाने से। तो वो सबके मन में चल रहा होगा। लेकिन 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 साथ ही साथ एक टेंशन, एक स्ट्रेस अभी से कहीं ना कहीं आप सबके दिमाग में बैठा हुआ होगा कि बोर्ड्स हैं भैया, है ना। सबके दिमाग में ये चीज़ आई हुई है कि बोर्ड्स हैं। बोर्ड से कैसे निपटे भाई? मतलब ठीक है, पढ़ लेंगे, नए क्लास में गुड वाइब्स आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छा है, नई बुक्स ले लिए हैं, कवर्स लगा लिए हैं, नए टीचर्स आएंगे, इंट्रो करवाएंगे। लेकिन उस स्ट्रेस का हम क्या करें जो बोर्ड नाम सुनते ही हमारे दिमाग और पूरे शरीर में फैल जाती है। तो आज की ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, उन बच्चों के लिए है जो स्टैंडर्ड 10th और 12th में अभी अभी गए हुए हैं। अच्छा, तो देखिए, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना जो एवरेज मार्क्स लाते हैं 60%, 70%। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 90 एवब भी लाते हैं बोर्ड्स में, 95, अरे आजकल तो 99 तक चले गए हैं बच्चे। मतलब देख रहे हो कितने वो लोग मेहनत करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न रह जाता है उन बच्चों और उन बच्चों के बीच में जो 70 लाते हैं और जो 90 एवब लाते हैं? तो चलिए आज उसी के बारे में आज मैं आपको बताती हूँ। तो पहला जो एक मंत्रा है उसे तो आप बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, मंत्रा क्या है? मिनिमम बुक्स प्लस मैक्सिमम रिवीजन प्लस कंसिस्टेंसी। ठीक है, आपने कहोगे कि भाई दीदी आपने फॉर्मूला तो बता दिया, लेकिन अब ये तो बताओ कि इसका करना क्या है, कैसे करना है। तो चलिए एक एक पॉइंट पे करके आते हैं हम। पहला है हमारा मिनिमम बुक्स। तो अब मिनिमम बुक्स का मतलब क्या है? सबसे पहला तो प्रिफर्ड बुक्स आपका होना चाहिए एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है, उसी से आपको नोट्स बनाने हैं। ये बात एकदम ध्यान में रखें। बहुत सारे बच्चे बहुत सारे बुक्स, अरे आपको लगेगा कि आप जब अपने से दूसरे बच्चों को कंपेयर करोगे आपको लगेगा कि ओ भाई, उसने तो आर डी शर्मा सॉल्व किए रखे हैं, उसने आर एस अग्रवाल सॉल्व किए रखे हैं। देखो, किसी पे मत जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट सीबीएसई के लिए या किसी भी एग्जाम्स के लिए। एनसीईआरटी इज़ द बेस्ट प्रेफरेंस। तो आप किसी और बुक में तो जाना ही मत, इसी पे फोकस करो। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है कि एनसीईआरटीज़ की जो बुक्स है ना, उनके लैंग्वेज थोड़े से ना समझ नहीं आते कई बच्चों को। तो मैं कहूँगी कि बस एक रेफरेंस ले लेना, बस एक, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, बस एक रेफरेंस लेना, वो भी तब जब आपको इसकी लैंग्वेज ना समझ आए या आपको ये प्रैक्टिस हो जाए, तो नेक्स्ट आप करने के लिए एक ले सकते हो, वरना मैं तो कहूँगी अवॉइड ही करो, एनसीईआरटी ही पढ़ो। ठीक है, अब दूसरे पे आते हैं, क्या एनसीईआरटी पढ़ना है? तो ठीक है दीदी, फिर आप कहोगे एनसीईआरटी के बाद क्या भाई, उसके बाद कुछ तो होना चाहिए। तो मैं कहूँगी नोट्स। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ो तो नोट्स बनाओ। फिर आप कहोगे कि भाई अब नोट्स तो बोल दिए, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या करने हैं उसमें बताया नहीं। चलो बताती हूँ, सब्र रखो। नोट्स क्या करना है आपको? नोट्स कैसे होने चाहिए?
एक्सटेंसिव नोट्स होने चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे एक्सटेंसिव नोट्स का मतलब क्या है? देखो एक्सटेंसिव नोट्स मतलब नोट्स इतने तगड़े बनाओ ना आप पढ़ते पढ़ते कि जब आपको एक्सटेंसिव नोट्स रिवाइज करने की बारी आए तो ना आपको फिर से वो वीडियोस देखना पड़े, ठीक है। वीडियोस ना देखना पड़े जिसको देखकर आपने वो चैप्टर समझा था और नोट्स बनाया था, या फिर आपको फिर से बुक्स ना खोलने पड़े उस चैप्टर्स के, ठीक है। क्योंकि सोचो 1 मिनट मान लो कि आपने नोट्स बना लिया, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, आप नोट्स जा रहे हो रिवाइज करने के लिए, ओके। तो नोट्स जा रहे हो रिवाइज करने के लिए, लेकिन फिर से आपको वही वीडियोस खोलने पड़ रहे हैं जो आपने देखकर नोट्स बनाए थे या जो आपने देखकर समझा था नोट्स को, फिर से आप वही बुक के वही चैप्टर्स खोल रहे हो, तो ये तो टोटल टाइम वेस्ट हो गया ना, ये टोटल टाइम वेस्ट हो गया। तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, नोट्स ऐसे बनाओ भाई कि एक बार नोट्स बना लिए तो बना लिए, उसके बाद एग्जाम तक बस ये नोट्स को रिवाइज करना है, ठीक है। ना बुक्स खोलनी है, ना वो वीडियो देखने की ज़रूरत पड़े, ऐसी नोट्स बनाने हैं आपको। तो नोट्स बहुत ध्यान से और अच्छे से बनाना है, ठीक है। अब क्या है कि एक एक चैप्टर करके नोट्स बनाना, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी की मैंने एक चैप्टर उठाई और पढ़ भी रहे हैं और साथ ही साथ साइड में कॉपी रखी है और साथ ही साथ नोट डाउन भी कर रहे हैं, अपने नोट्स भी बनाते जा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव सब तरह के नोट्स बना लेने हैं जब आप ये चैप्टर पढ़ो तो। ऐसे करके आपको नोट्स बनाने हैं, बिलीव मी बहुत अच्छी नोट्स बनेगी। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे पे, मैक्सिमम रिवीजन। तो मैक्सिमम रिवीजन क्या है भाई कि सबसे पहले तो अपना नोट्स ही रिवाइज करना। जब मैंने कह दिया कि नोट्स ऐसे बनाने हैं कि एक्सटेंसिव होने चाहिए कि ना बुक्स पलटने की ज़रूरत पड़े ना वीडियोस देखने की ज़रूरत पड़े, तो ऑफ कोर्स नोट्स इज़ द बेस्ट सोर्स कि आप रिवाइज करोगे, है ना। अब नोट्स रिवाइज करना है तो नोट्स रिवाइज बहुत बच्चे क्या करते हैं कि याद तो हो गई भाई, कॉपी खोल लिए, याद कर लिए, अब क्या है कि याद करते जाओ, नहीं। बोर्ड्स एग्जाम है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ याद रखना ज़रूरी नहीं होता है, आपको राइटिंग ज़रूरी होती है, आपके लिए स्पीड भी उतना ही ज़रूरी होता है। बहुत बच्चे को आप देखोगे ना कि बोर्ड्स एग्जाम की घंटी लग गई है, टीचर्स आ रहे हैं कॉपी लेने और वो कह रहे हैं सर 5 मिनट्स 5 मिनट्स, देखो ये 5 मिनट्स स्कूल में आपको आपके टीचर्स दे देते होंगे, बोर्ड्स एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम खत्म मतलब खत्म, आपकी कॉपी छीन ली जाएगी आपसे, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस रखना, नोट्स न सिर्फ याद करना है, लर्न तो करना ही है, लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस रखनी है, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस भी रखनी है ताकि आपको लिखने की, आपका वो हाथ बैठा हुआ रहेगा ना, आप लिखने की एक बार प्रैक्टिस करोगे, सर चलो नहीं देना है टाइम ज़्यादा, 1 घंटे दे लो, ठीक है। 1 घंटे बस हर रोज़ अपनी राइटिंग्स पे दे दो, जो चैप्टर्स याद करा है आपने वही चैप्टर्स ले लो, बस 1 घंटे, 1 घंटे में जितना हो उतना ही लिखो, ज़रूरी नहीं है कि 1 घंटे से ज़्यादा ही लिखें। 1 घंटे की प्रैक्टिस रोज़ रखो, शुरू से आपके सेशंस स्टार्ट हुए हैं, अभी से याद करना शुरू करो और लिखना शुरू करो। 1 घंटे की रोज राइटिंग प्रैक्टिस रखो खुद से, मतलब ये नहीं कि बुक्स देख देख के लिख रहे हैं, नोट्स देख देख के लिख रहे हैं, नहीं। याद करो अच्छे से, दिमाग में बैठा लो सारी चीज़ें और फिर 1 घंटे लिखने की प्रैक्टिस करो। लिखने से क्या होगा कि आपके हाथ की स्पीड बनी हुई रहेगी, फिर आपको एग्जाम्स में उतना सोचना नहीं पड़ेगा कि कैसे प्रेजेंट करना है आंसर को, कैसे लिखना है, 1 नंबर लिखे हैं या पहले वो लिखे हैं, आपको पता रहेगा आंसर, फटाफट से लिख दिया, हाथ बैठा हुआ रहेगा ना, तो आपको लिखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होने वाली है। तो ना सिर्फ याद करना है, राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। चलो राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है ये मैंने बता दिया, एक चैप्टर लिया, याद करा, नोट्स देख लिया, चलो नोट्स से हो गए, अब नोट्स को हटा देना है, ठीक है। बगल में नोट्स रहने दो, पलट के बुक से हो या कॉपी हो पलट दो, और उसके बाद अपना एक रफ कॉपी ले लो, रफ पे ले लो, कुछ भी, और उसमें लिखते जाओ लिखते चलो, देखो तो सही कि आखिर आप, ये ना एक प्रोसेस है कि आप अपने माइंड से रिट्राइव कर रहे हो कि आपको कितना याद है, ठीक है। इससे आपको न सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस होगी, आपको ये भी पता लगेगा कि आखिर आपने याद कितना रखा है आपके दिमाग में, मतलब कहाँ पर वो थोड़ी सी कमी रह जा रही है कि आप उसे दोबारा पढ़ो, दोबारा याद करो, दोबारा नोट्स को दोहराओ, ठीक है। तो इस तरीके से राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है जो मैंने आपको बता दी। चलिए अब आते हैं तीसरे पे, कंसिस्टेंसी। अब आप कहोगे भाई दीदी कंसिस्टेंसी क्या है, तो मैं कहूँगी कि इसका तो बस एक ही सॉल्यूशन है, वो है टाइम टेबल, ठीक है। तो आप कहोगे अच्छा वही टाइम टेबल कि 6 बजे उठना है, 7 बजे से पढ़ने बैठनी है, 10 बजे ब्रेकफास्ट करनी है, तो नहीं भैया, ये कोई टाइम टेबल नहीं होता है, और ये टाइम टेबल किसी की भी फॉलो नहीं होती है, ट्रस्ट मी, मैंने भी बहुत बनाए हैं, टाइम वेस्ट करे हैं। आप 100 में से एक ऐसा बंदा ला के दिखा दो, बच्चा ला के दिखा दो जिसने ये चीज़ करा हो और उसने मतलब ना फॉलो कर ली हो, ये चीज़ किसी की फॉलो नहीं होती है। तो आप कहोगे कि दिया ऐसे तो बनता नहीं है, तो कैसे बनाओ, मैं बताती हूँ कैसे बनाना है, चलो देखते हैं।
देखो क्या करना है आपको कि पहले तो भाई अपना सिलेबस ले लो, ठीक है, A to Z सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का देख लो। साइंस देख लो, मैथ्स देख लो, इंग्लिश देख लो, हिंदी संस्कृत जो भी है वो देख लो, SST देख लो, ठीक है। सबके एक जगह पे नोट डाउन कर लो, एक कॉपी एक पेज में सब्जेक्ट, ठीक है। अब टोटल चैप्टर्स काउंट कर लो, सबके कितने चैप्टर्स हैं। चलो हम यहाँ सपोज करते हैं कि टोटल 40 चैप्टर्स हैं, ठीक है। और आपने टारगेट रखा है कि मैं ये सारे 40 चैप्टर्स 5 मंथ्स में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। 5 मंथ्स में कंप्लीट करना है 40 चैप्टर्स, यानी कि 1 मंथ में कंप्लीट करना है 8 चैप्टर्स, ठीक है। 1 मंथ में 8 हो गए। अब मंथली पे आ गए कि 1 मंथ में 8 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, तो अब आ जाओ वीकली पे। वीकली पे तो एक सप्ते में कितने करने हैं भाई, एक वीक में कितने करने हैं, 2 करने हैं, ठीक है। 2 चैप्टर्स करने हैं, किसी भी एक 2 सब्जेक्ट्स उठा लो। एक सब्जेक्ट्स तो कभी मत उठाना, उसके भी कारण मैं आगे बताऊंगी क्यों, ठीक है। एक सप्ते में 2 चैप्टर्स करने हैं। अब उस हिसाब से आप अपना रूटीन डिवाइड कर लो कि हाँ भाई वीकली है तो मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो 2 टाइम बना लो, 2 घंटे यहाँ 2 घंटे यहाँ, ठीक है। 1 घंटा देना है किसी एक सब्जेक्ट को। चलो मान लो कि एक आपने चूज कर लिया मैथ्स, एक आपने चूज कर लिया साइंस, साइंस के किसी एक सब्जेक्ट को उठा लो, चलो फिजिक्स उठा लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट वीक में 2 घंटे सुबह के देने हैं मैथ्स को, 2 घंटे शाम के देने हैं फिजिक्स को, वैसे करो। अब ये भी नहीं करना है कि ना एक वीक में पूरा मैथ्स ही मैथ्स करना है, दिमाग फट जाने वाला है, मैं सच्ची बता रही हूँ। ऐसे एक सब्जेक्ट तो उठाना ही मत भाई, पूरा दिमाग खराब हो जाएगा। एक मैथ्स करो, एक टाइम फिजिक्स करो, फिर से मैथ्स करो, फिर से फिजिक्स करो। ऐसे करोगे ना तो माइंड बैलेंस्ड रहेगा, आपको एक सब्जेक्ट से बोर नहीं लगोगे। ऐसे एक सब्जेक्ट उठाओगे मैथ्स, पता चला सुबह मैथ्स शाम मैथ्स, फिर कल सुबह मैथ्स शाम मैथ्स, तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो जाने वाला है आपको। कुछ दिन तो चल जाओगे लेकिन इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा फिर थोड़े दिन में। तो 2 सब्जेक्ट्स उठा लो, 2 2 चैप्टर्स करके करते जाना है। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे कि अब दीदी आपने तो ये बता दिया कि चलो मिनिमम बुक्स रखने हैं, मैक्सिमम रिवीजन करने हैं, कंसिस्टेंसी करने हैं। आगे क्या करें, आगे क्या करना है, बस यही चीज़ शुरुआत से करते जाओ। लास्ट में आपको बोर्ड्स का पता चला, आपको टेंशन नहीं। देखो बोर्ड्स बोर्ड्स कुछ ऐसा होता नहीं है, ठीक है। बोर्ड्स के ना सबने बस ऐसे ही ना फैला दिए हैं, हवा उड़ा रखे हैं कि भाई बोर्ड्स है बोर्ड्स है बोर्ड्स। देखो बोर्ड्स कुछ नहीं होता, ठीक है। आप खुद सोचो, आपने स्टैंडर्ड 8 में भी एग्जाम के लिए पढ़ा था, फाइनल एग्जाम्स के लिए, 9th में भी पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा था, तो फिर बोर्ड्स क्यों है। आप तो सारे एग्जाम्स में पढ़ते ही आ रहे हो, तो फिर बोर्ड्स क्या नया चीज़ है भाई। हाँ कुछ चेंजेस होती हैं बोर्ड्स में, वो बस इतनी सी है, आपके सेंटर्स चेंज हो जाते हैं, आपके टीचर्स। डिफरेंस क्या आता है, मेन डिफरेंस, जैसे मान लो स्टैंडर्ड 9th है, स्टैंडर्ड 9th के एग्ज़ाम में क्या होता है कि अपने स्कूल के टीचर्स रहते हैं, और जब टीचर्स को पढ़ाना होता है तो वो कुछ क्वेश्चंस आपको लिखवा देते हैं। आपको भी पता लग जाता है कि अच्छा टीचर्स ने ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए थे, बार बार यही पूछ रही थी, तो एग्जाम्स में कुछ ऐसा ही आने वाला है। फिर आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर रट लेते हो, एग्जाम में जाते हो, ऐसे ही क्वेश्चंस आता है, आपको आ जाते हैं अच्छे मार्क्स, ठीक है। लेकिन 10th या 12th में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। CBSE बोर्ड के हिसाब से आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। वो लोग भाई बुक लेकर बैठते ही हैं कि सारे NCERT छान मार लो, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस निकाल के बच्चे को दे दो, ठीक है। तो आपको फुल प्रिपेयर्ड रहना है। स्कूल्स के टीचर्स नहीं है कि थोड़े से लगेंगे कि अच्छा ठीक है ये तो बच्चे अच्छा करते थे तो इनको 2 मार्क्स ज़्यादा दे दो। नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, डोंट यू एवर इमेजिन, ठीक है। बोर्ड से क्वेश्चन आएंगे, पहला चीज़ थोड़ा सा नर्वस रहना नॉर्मल सा बात है। अलग सेंटर होगा, अलग जगह होंगे, अलग टीचर्स होंगे, अलग रोल नंबर्स बदल जाएंगे, ठीक है, आगे पीछे के बच्चे बदल जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें होंगी। कई बार तो ऐसा भी होता है कि नए बच्चे मिल जाता है, तो वो उसको लेके कोई टेंशन नहीं है, आपको प्रिपरेशन अभी से करनी है, ये बात तो तय कर लो, ठीक है। आप सोचोगे कि एग्ज़ाम्स हैं, अच्छा चलो एग्ज़ाम्स के 5 4 6 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर देंगे, भाई ऐसे अच्छे मार्क्स कभी नहीं आने वाले, ठीक है। अच्छे मार्क्स के सपने तो देखो ही मत। आपकी सेशंस अभी से स्टार्ट हुई हैं, अभी से थोड़ी 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 करके पढ़ो। बोर्ड्स के टाइम आपको थोड़ी सी भी टेंशन नहीं होने वाली है, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो कर ली, ठीक है। ये जो मैंने बताया, मिनिमम बुक्स, मैक्सिमम रिवीजन, कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अभी से, सेशन के शुरुआत से। ये नहीं कि अंत के 6 महीने, अरे शुरू के तो 5 महीने आप प्रिपेयर करोगे, उसके बाद के 5 महीने रिवीजन के लिए भी तो रखो, ताकि आपको बोर्ड्स के लिए डर ना लगे, है ना। जस्ट इमेजिन आपने 5 मंथ्स में सारा कंप्लीट कर लिया, अब आपके पास और 5 मंथ्स बचे हैं, इसमें सारा रिवीजन कर लिया, राइटिंग प्रैक्टिस चल ही रही है, याद भी हो ही रहा है, रिवीजन भी हो ही रहा है। बताओ आपको बोर्ड्स एग्जाम में डर लगे भी तो क्यों लगे, कोई कारण बचा है डर लगने का।
एक भी चैप्टर्स बचेंगे नहीं, सारे याद हो चुके होंगे, सारे दोबारा तिबारा रिवाइज हो चुके होंगे, राइटिंग प्रैक्टिस हो चुकी होगी आपकी। आपको बोर्ड्स में डरने की ज़रूरत क्या है भाई? मुझे एक कारण बता दो। नहीं मिलेगी आपको एक भी कारण, ठीक है। चलो, तो ये थी बात अच्छे मार्क्स कैसे लाने होते हैं। ये मंत्रा तो भैया टॉपर्स के मंत्रा है, ये लिख के रख लो, ठीक है, दिमाग में बैठा लो बिल्कुल, ठीक है। अब आते हैं कि बहुत बच्चे होते हैं ना, सोचते हैं कि भाई 10th आ गया, 12th आ गया, बोर्ड्स आ गया, अब तो पूरे साल पढ़ाई पढ़ाई करनी है, आउटडोर्स नहीं जाने हैं, फ्रेंड्स के साथ चिल नहीं करने हैं, पिकनिक्स नहीं जाने हैं। देखो, वैसा कुछ नहीं है। पिकनिक्स जाओ, ठीक है, आउटडोर्स जाओ, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ चिल करो, ठीक है, घूमने जाना है वहां भी चले जाओ, ये सारे काम करो। लेकिन 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 एक बात का बस ध्यान रखना है, ये जो मैंने 2 घंटे बताए ना, 2 और 2 ये 4 घंटे, ठीक है, ये जो 2 और 2 ये 4 घंटे सुबह शाम आप पढ़ाई को दे रहे हो अभी से, इसमें किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। देखो, मैं 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे से मैं बस 4 घंटे आपको पढ़ने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। 20 घंटे आपको जो करना है करो भाई, आपको खाना है, टीवी देखनी है, मोबाइल देखनी है, पिकनिक जाना है, आउटडोर जाना है, चिल करना है, फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, जाओ बिंदास जाओ। लेकिन ये बात मैं बार बार कह रही हूँ, ध्यान रहे कि ये जो 2 घंटे और ये 2 घंटे, टोटल जो 4 घंटे हैं आपके 24 घंटे के, सोचो मैं 20 घंटे ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ, बस 4 घंटे मांग रही हूँ अभी से पढ़ने के, ठीक है। ये 2 घंटे जब आप पढ़ने बैठो तो बस एक चीज का ध्यान रखना कि 1 सेकेंड 1 मिनट भी वेस्ट ना हो। जब आप 2 घंटे पढ़कर उठो ना, तो आपको लगे कि हाँ भाई, मैंने एक एक सेकेंड, एक एक मिनट यूटिलाइज किया है, अपनी पढ़ाई को दिया है। 1 सेकेंड भी मैंने कुछ और चीज़ों के बारे में सोचा नहीं है, कुछ और चीज़ों के बारे में कुछ भी करा नहीं है, मैंने पढ़ने समय उठा नहीं है। ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये 2 टाइम। उसके बाद आपको बिंदास जो करना है करो, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि अभी से कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करोगे ना, क्योंकि अभी लोड कम है ना। अभी रोज आपको एक एक चैप्टर्स करके कंप्लीट, देखो वीकली बस 2 चैप्टर, वीकली 2 चैप्टर, समझ रहे हो कितना टाइम मिल रहा है आपको अभी आपके हाथ में। अभी से पढ़ोगे रोज 4 घंटे, कोई लोड नहीं है, और बहुत है ये 4 घंटे, ट्रस्ट मी। बोर्ड्स एग्जाम में आपके 90+ आएंगे, नहीं आएंगे मेरा नाम बदल देना, अगर आपने अभी से ये फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। अच्छा, लास्ट मिनट टिप्स क्या मैं दूंगी, वो है ना कि एक तो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। जैसे अभी आपका सेशन है 2022 और 23, ठीक है, 21 22, और फिर आ जाएगा 2021, ठीक है, 19 20, ये सारे को कहते हैं हम PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नेट पे अवेलेबल होते हैं फ्री, वो सारे आप निकाल लो, या एग्जाम नज़दीक आएंगे तो मैं अवेलेबल करवा दूंगी आप सबको। तो ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो 10 साल के, एटलीस्ट 10 ईयर्स के निकालो और अपना लिखो। जब आपको याद हो जाएगा, रिवाइज कर लोगे, फिर जो लास्ट के 1 मंथ या 2 मंथ्स बचेंगे ना, आप ये प्रीवियस ईयर रोज लेके बैठो, रोज 3 घंटे लेके बैठो, एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, देखो कि क्या आपने पढ़ा है, क्या नहीं, क्या रह गया है। और प्लस आपको राइटिंग हैबिट भी हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि 3 घंटे में आप पेपर अच्छे से कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, या आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इस चीज़ से भी पता चलेगा। और 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स मैं प्रीवियस ईयर इसलिए बोल रही हूँ ना, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, कि मैंने भी देखा है, बहुत सारे बैच के बच्चों ने दिखाया है कि 10 ईयर्स जब आप सॉल्व करते हो, आप देखते हो ना कि किसी भी ईयर से उठा करके डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा आपको। ट्रस्ट में ये होता है, और ये सीरियसली होता है, न सिर्फ ऑब्जेक्टिव, यहाँ तक कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी डायरेक्टली उठ कर आ जाते हैं। तो 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करना बिल्कुल भी मत भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक प्लस पॉइंट मैं बताऊंगी, ये तो हो गई पहली बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ज़रूर सॉल्व करने हैं, लास्ट मिनट टिप्स एग्जाम्स के लिए। दूसरे मैं ये बताऊंगी, किसी भी तरह के टेस्ट हो या प्री बोर्ड्स हो, चाहे वो आपके कोचिंग्स में हो, ट्यूशन्स में हो, या फिर आप कहीं और PDF से दे रहे हो, या फिर कहीं स्कूल भी हो, कहीं से भी हो, स्किप मत करना, गलती से भी नहीं। देखो, प्री बोर्ड्स और टेस्ट में ना आप ये मत सोचना कि मेरे कम मार्क्स आएंगे, हो सारे मजाक उड़ाएंगे, देखो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। मजाक किसी ने नहीं उड़ाना है आपका, लेकिन आपको खुद को पता लगेगा कि अच्छा सर ने ये क्वेश्चन पूछ दिए, मैंने तो इस तरीके से पढ़ा नहीं था। तो आपका क्या होगा कि आपको उस तरीके से भी पढ़ने का मौका मिलेगा, और क्या पता वही क्वेश्चन आप दो और आपको प्री बोर्ड्स में नहीं आए, लेकिन आपने उसके बाद उसको प्रिपेयर कर लिया और वो आ गए आपके सीधे एग्जाम्स में। तो वो तो भला तो आपका हुआ ना, भला तो किसी और का नहीं हुआ। तो स्किप नहीं करना है, टेस्ट हो या प्री बोर्ड्स हो, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। ये 2 चीज़ें भी फॉलो करने ला लास्ट टाइम में, गारंटीड 95+ मार्क्स आएंगे, ट्रस्ट मी।
चलो तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर देना। मैं कल से वीडियोस डालूंगी 1 बाय 1 चैप्टर्स के, आपके सारे चैप्टर्स भी कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच।